तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ऑलरेडी 1 से लेकर 10 तक हम करा दिए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम्स जीरो, देन। तो स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो जीरो, मतलब जो स्पीड है, वेलोसिटी है ट्रैफिक फ्लो में, वो जीरो है। तो ट्रैफिक डेंसिटी जिसको कि हम के से डिनोट करते हैं, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? और ट्रैफिक वॉल्यूम जिसको कि हम क्यू से डिनोट करते हैं, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो जो ये स्पीड है उसका जो यूनिट होता है वो किलोमीटर पर आवर होता है। मतलब एक घंटा में कितना व्हीकल्स, कितना किलोमीटर पास कर रहा है, वो भी हो गया। एक आवर में कितना किलोमीटर चल रहा है, वो स्पीड हो गया आपका। के जो होता है वो आपका होता है डेंसिटी। के क्या होता है? ट्रैफिक डेंसिटी। और क्यू क्या होता है? ट्रैफिक वॉल्यूम होता है। तो एक फार्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू के इंटू भी। ठीक है, तो क्यू इक्वल्स टू के इंटू भी होता है। तो यहाँ पे अगर स्पीड जीरो हो जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगा, तो क्यू जो ट्रैफिक आपका वॉल्यूम होगा, ट्रैफिक वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा। और ये जो ट्रैफिक डेंसिटी है के इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई भी होगा। तो क्यू डिवाइडेड बाई भी होगा। अगर ये जीरो करते हैं तो इसका वैल्यू पूरा के का वैल्यू क्या आ जाएगा? इन्फानाइट आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे आप मान सकते हैं कि मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम्स जीरो, देन ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू वेयरएज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये आसान क्वेश्चन है। देखिए, आते हैं हम ट्रैफिक डेंसिटी के ऊपर में। तो ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्युपाइंग एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द रोड इज कॉल्ड ट्रैफिक डेंसिटी। मतलब कितना व्हीकल 1 किलोमीटर में है, वो क्या आ जाएगा? ट्रैफिक डेंसिटी है। ठीक है, और हम आप अगर बात करें रिलेशन का, तो रिलेशन ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है वो व्हीकल्स पर आवर, कितना एक घंटा में कितना व्हीकल्स चल रहा है। तो ये आ गया आपका व्हीकल्स पर आवर। ट्रैफिक वॉल्यूम ये होता है स्पीड इंटू ट्रैफिक डेंसिटी, मतलब v इंटू के। तो q इक्वल्स टू के इंटू भी होता है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है फिक्स टाइम इंस्टेंस, पीसीयू पर किलोमीटर भी हम लोग डिनोट करते हैं। व्हीकल्स पर किलोमीटर को हम लोग पीसीयू पर किलोमीटर, पीसीयू क्या होता है? पैसेंजर कार यूनिट। मतलब एक इक्विवेलेंट यूनिट माना गया है, क्योंकि व्हीकल्स जो है, रोड पे बहुत सारा व्हीकल्स चल रहा है। ठीक है, तो सारे व्हीकल्स के लिए अलग अलग हम लोग ट्रैफिक डिजाइन नहीं कर सकते, तो उसी के लिए एक इक्विवेलेंट माना गया है पीसीयू, पैसेंजर कार यूनिट, उसी से डिजाइन होता है। इसके बारे में डिटेल में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़ना है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बेस पीरियड ऑफ ए क्रॉप इज द टाइम बिटवीन। देखिए, बेस पीरियड पूछ रहा है। देखिए, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड में हमेशा आप कंफ्यूज रहते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन हमेशा से आपके दिमाग से मिट जाएगा। ठीक है, और एक चीज इसमें और भी पढ़ाने वाले हैं हम, कोर पीरियड। ये तीनों टॉपिक के बारे में अभी इस क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिएगा। तो बेस पीरियड क्या होता है? सबसे पहले हमको अगर क्रॉप को उगाना है, अनाज को उगाना है, पौधे को उगाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लैंड पे पहला पानी डाल देते हैं, उसमें फर्स्ट वाटरिंग कर देते हैं। ठीक है, मिनिमम अमाउंट में। उसके बाद क्या करते हैं कि जो प्लांट है उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब लगा देते हैं। उसके बाद सेकेंड वाटरिंग करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि पौधा कुछ थोड़ा उससे ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो जमीन के नीचे था वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। थर्ड वाटरिंग करेंगे, मतलब तीसरा बार फिर पानी देंगे तो पौधा कुछ और ऊपर आएगा। इसके बाद फिर पानी देते हैं तो फिर ऊपर आता है। इसके बाद फिर ये इतना ग्रोथ करेगा। ये लास्ट पानी हम लोग दिए पौधे को ग्रोथ करने के लिए। इसके बाद पौधा जो है इतना ऊपर तक आ गया। इसके बाद हम यहाँ से इसको हार्वेस्ट कर लिए, काट लिए इसको, इस फसल को हम काट लिए। तो अब हम यहाँ पे ये समझें कि पीरियड, देखिए पीरियड जो हो जाएगा आपका, यहाँ से फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक के बीच के जो पीरियड होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेस पीरियड। ठीक है, और आपका क्रॉप पीरियड का किसको बोलेंगे? देखिए, यहाँ पे जो पौधा हम लोग उगाए, यहाँ से लेके यहाँ तक के, जब तक कि हम हार्वेस्ट किए, उसके बीच के जो समय है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉप पीरियड बोलेंगे। ठीक, तो बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड में समझ में आगे कहाँ से कहाँ तक होता है? बेस पीरियड फर्स्ट वाटरिंग टू द लास्ट वाटरिंग, द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग टू द लास्ट वाटरिंग इज कॉल्ड बेस पीरियड। तो हमेशा आप ये याद रखिए, क्रॉप पीरियड जो है,
क्रॉप पीरियड का जो वैल्यू होता है, क्रॉप पीरियड का जो वैल्यू होता है वो बेस पीरियड से ज़्यादा होता है, बेस पीरियड से ज़्यादा होता है। कैसे हो रहा है? यहाँ पे इतना का डिफरेंस है बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड में, और इसका इतना का डिफरेंस है। तो ये जो लगता है इसमें इसमें 3 से 4 वीक लग जाता है इसको हार्वेस्ट करने में, यहाँ पे 1 वीक ही लगता है। तो ये देखिए, ये 1 वीक बेस पीरियड में कम हो रहा है और क्रॉप पीरियड में 3 से 4 वीक लग जाएगा, इसलिए क्रॉप पीरियड का वैल्यू जो होता है वो बेस पीरियड से ज़्यादा होता है। लेकिन डिजाइन पर्पस के लिए हम न्यूमेरिकल बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो क्रॉप पीरियड में और बेस पीरियड को हम लोग सेम ले लेते हैं। ठीक है, तो बेस पीरियड ऑफ ए क्रॉप इज द टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ इट्स सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड बेस पीरियड। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका बी आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर इट्स हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप। आते हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? क्रॉप पीरियड वही चीज हम बोले, लिखा हुआ भी है, द टाइम पीरियड दैट elapses from the instant of its sowing to the instant of its harvesting is called the crop period। ठीक है, the time in between the first watering of a crop at the time of its sowing to its last watering before harvesting is called base period। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि टाइम क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड क्या होता है। क्रॉप पीरियड हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है बेस पीरियड से, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर टेकन एज वन एंड द सेम थिंग एंड जनरली एक्सप्रेस्ड इन बीडेज। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, कि अगर आपको अच्छा लगता है जरूर लाइक करिए। अब इसके बाद अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो और अच्छे से आपके लिए कंटेंट लाएंगे और के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं। तो कोर डेप्थ और कोर पीरियड क्या होता है? कोर डेप्थ और कोर पीरियड क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द पीरियड इज हाउएवर नॉट यूनिफॉर्म। जो हम लोग वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पूरा क्रॉप पीरियड या बेस पीरियड में, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, पहले वो फर्स्ट वाटरिंग के समय हो सकता है कम डाले, सेकेंड वाटरिंग के समय थोड़ा ज़्यादा डाले। तो क्रॉप्स रिक्वायर मैक्सिमम वाटर ड्यूरिंग द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप्स हैव ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर। जब पौधा जो है वो फ्यू सेंटीमीटर उग जाता है, ऊपर आ जाता है, तो उसमें ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। During the subsequent watering, the quantity of water needed by crops gradually decreases and is last when the crop gains maturity. The first watering, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, the first watering is known as core watering and depth of applied is known as core depth। जो हम लोग पहला वाटरिंग करते हैं उसको हम लोग कोर वाटरिंग बोलेंगे, और जितना डेप्थ तक करेंगे उसको कोर डेप्थ करेंगे। ठीक है, और द पोर्शन ऑफ बेस पीरियड इन विच कोर वाटरिंग इज नीडेड इज नोन एज कोर पीरियड, उसको हम लोग कोर पीरियड बोलेंगे। While designing the capacity of a channel, core water must be taken into account since discharge in the canal has to be maximum during this time। तो आप याद रखिएगा कोर डेप्थ, कोर पीरियड। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए नेशनल हाईवे इन ए प्लेन टेरेन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज। द रूलिंग डिजाइन स्पीड, द रूलिंग डिजाइन स्पीड क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे डिजाइन स्पीड क्या होता है। तो डिजाइन स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच व्हीकल्स कैन कंटिन्यूअसली रन सेफली अंडर द फेवरेबल कंडीशन। स्पीड का ऐसा वैल्यू है जो मैक्सिमम होता है, जो जिसको एक कंडीशन में और जो उसमें व्हीकल्स है वो रन करेगा सेफली, उसको हम लोग डिजाइन स्पीड बोलेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द ज्योमेट्रिक डिजाइन एलिमेंट्स ऑफ द हाईवे। द डिजाइन स्पीड ऑब्वियसली हैज टू बी कोरिलेटेड विद द टेरेन कंडीशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे, जैसे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार रिकमेंड किया हुआ वैल्यू डिजाइन स्पीड फॉर नेशनल हाईवे के लिए, तो ये आपको इस टेबल से पता चलेगा। इस टेबल से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए IRC स्पेसिफिकेशन फॉर डिजाइन स्पीड प्लेन एरिया के लिए जो रूलिंग स्पीड होता है, ये मैक्सिमम स्पीड होता है। रूलिंग डिजाइन स्पीड को मैक्सिमम बोलते हैं और ये मिनिमम होता है। तो इसके लिए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए 100 हो रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसी के साथ आपको ये सारा चीज भी याद रखना है कि मिनिमम कितना होगा? 80 होगा प्लेन एरिया के लिए। रोलिंग एरिया के लिए क्या होगा? रोलिंग के लिए 80 होगा और मिनिमम 65 होगा। देखिए यहाँ से कम होते गया, क्योंकि ये जो है इसमें प्लेन एरिया में जो स्लोप का वैल्यू होता है 0 से लेके 10% होता है स्लोप, इसमें होता है आपका 10% से 25% होता है। ठीक है, इसमें होता है 25% से 60% स्लोप होता है, और इसमें ग्रेटर देन 60% स्लोप होगा, इसको स्टीप एरिया बोलेंगे। स्टीप मतलब पूरा खड़ा, आपको जो जमीन है एकदम पूरा इस तरह का दिखेगा, शार्प दिखेगा। ठीक है, शार्प दिखेगा और उस पर आपको जाना है।
तो इस टाइप का हिली एरिया में थोड़ा सा हिली टाइप का एरिया रहेगा, इस तरह से हिली माउंटेनियस टाइप का रहेगा। रोलिंग में रोल करते हुए रहेगा, पूरा रोल करते हुए रहेगा। प्लेन एरिया में सीधे प्लेन रहेगा। अभी हम दिखा रहे हैं आपको ये किस टाइप का एरिया होता है, ये सब पूरा प्रैक्टिकली अभी हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए 100 हो जाएगा प्लेन एरिया के लिए, इसके लिए 80 हो जाएगा, इसके लिए 65 होगा, इसके लिए 50 होगा। ठीक है, ये अब ज़्यादातर ये पूछता है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए। आप रूलिंग के लिए और प्लेन एरिया के लिए, रोलिंग एरिया के लिए और हिली एरिया के लिए, स्टिप एरिया के लिए आप याद रखिएगा, इसमें 100, इसमें 80, इसमें 50, इसमें 40, 40 50 80 100, 40 50 80 100, 40 50 80 100। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, मिनिमम क्या होगा, 40 का 30 हो गया, 50 का 40 हो गया, 80 का 65 हो गया, 100 का 80 हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे प्लेन टेरेन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेन। तो पहला हम आते हैं प्लेन टेरेन में। तो एरिया ऑफ ए कंट्री हैविंग क्रॉस स्लोप, क्रॉस स्लोप, ठीक है, ये आपका अगर विड्थ ऑफ रोड है तो क्रॉस स्लोप इसके अलॉन्ग होता है, इस तरह से होता है, इस तरह का जो हम लोग स्लोप, ये विड्थ ऑफ रोड के अलॉन्ग इस तरह का हम स्लोप प्रोवाइड करेंगे तो क्रॉस स्लोप। इसमें क्या होगा कि पानी जो है ठहरेगा नहीं रोड पे, ये इधर से होके ड्रेन में आ जाएगा, अगर यहाँ पे ड्रेन बना हुआ है तो, और नहीं तो यहाँ पे होके आपका ड्रेन में आ जाएगा, ड्रेन बना हुआ है तो अब ये ड्रेन के थ्रू पास करेगा। ये क्रॉस स्लोप अगर इसका 0% से लेके 10% है तो उसको हम लोग प्लेन टेरेन बोलेंगे। रोलिंग टेरेन में अगर 10% से 25% है तो रोलिंग टेरेन हो जाएगा। माउंटेनियस टेरेन में तो एरिया ऑफ कंट्री हैविंग स्लोप वेरिंग फ्रॉम 25% टू 60%, वो माउंटेनियस टेरेन हो जाएगा। स्टीप टेरेन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन अगर 60% स्लोप होगा तो वो स्टीप टेरेन में आएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये प्लेन टेरेन है, पूरा प्लेन है, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे प्लेन टेरेन का। ठीक है, ये आपका आ गया रोलिंग टेरेन, रोलिंग टेरेन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, ये हो गया आपका माउंटेनियस टेरेन। इसमें स्पीड मैक्सिमम कितना होता है नेशनल और स्टेट हाईवे में, इसमें 50 होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टिप टेरेन में। ये स्टिप देखिए खड़ा है, इस पे गाड़ी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगा मैक्सिमम 40 होगा, 40 होगा, 40 किलोमीटर पर आवर होगा इसमें, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड। ये आपका हो गया स्टिप टेरेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, फॉर द वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड्स द रिकमेंडेड कैम्बर इज, वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड के लिए कैम्बर का वैल्यू कितना होता है। कैम्बर जो होता है वो क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द रोड, क्रॉस स्लोप provided on the road for drainage purpose, ड्रेनेज क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड ऑन रोड पेमेंट, ड्रेनेज पर्पस के लिए उसको हम लोग बोलेंगे कैम्बर। और वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड के लिए जो कैम्बर का वैल्यू होगा वो 1/30 से लेके 48 तक होता है। एक्चुअली 1/36 होता है, लेकिन ये लाई कर रहा है 1/30 से लेके 1/48 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा रोड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड का क्रॉस सेक्शन में सबसे पहले जो होता है वो नेचुरल सबग्रेड होता है। नेचुरल जो मिट्टी होगा, नेचुरल सबग्रेड वो होगा, नेचुरल सबग्रेड होगा। उसके ऊपर में हम एक लेयर तैयार करेंगे कंपैक्टेड सबग्रेड का। ठीक है, उसके ऊपर में एक लेयर का तैयार करेंगे कंपैक्टेड सबग्रेड का। इसके बाद सब बेस कोर्स होता है, इसके बाद बेस कोर्स होता है, इसके बाद बाइंडर कोर्स होगा, इसके बाद सरफेस कोर्स होता है। देखिए बाइंडर कोर्स के ऊपर के कोट को हम लोग बोलते हैं प्राइम कोट। बाइंडर कोर्स के सॉरी बेस कोर्स के ऊपर के कोर्स को जो हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम कोट। ये होता है आपका टैग कोट, और ये यहाँ पे होगा सील कोट हो गया। तीन टाइप का, इसे इंटरव्यू में बराबर क्वेश्चन पूछता है, प्राइम कोट, सील कोट और टैग कोट। सील कोट सबसे ऊपर होता है, वियरिंग सरफेस जो होता है उसी को प्रोटेक्ट करता है। प्राइम कोट आपका बेस कोर्स को प्रोटेक्ट करता है, और टैग कोट जो है वो बाइंडर कोर्स को करता है। ठीक है, इसके अभी और डिटेल में हम बता रहे हैं कि इस सब पीरियड में कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं कितना कितना साइज का। देखिए एक और क्रॉस सेक्शन है, एक और क्रॉस सेक्शन है वाटर बॉन्ड मैकाडम का। सबसे पहले जो है सबसे नीचे में कंपैक्टेड सबग्रेड विद क्रॉस स्लोप 1/36। ठीक है, कंपैक्टेड सबग्रेड है। इसके नीचे में भी होगा, इसके नीचे में भी जो होगा कंपैक्टेड सबग्रेड के नीचे में सबग्रेड होगा जो नेचुरल होगा, जिसमें कंपैक्ट नहीं किए होंगे, तो उसमें एक लेयर डाल के या फिर उसी लेयर को, सबग्रेड लेयर को ही हम कंपैक्ट करेंगे। ठीक है, रोलर के थ्रू कंपैक्शन करेंगे। इसके बाद हम उस पे ब्रोकन स्टोन पासिंग थ्रू 50 mm सी, मतलब तो 5 सेंटीमीटर से 50 mm सी का जो है 50 mm साइज का जो रॉक है उससे कम, या फिर 50 mm साइज का जो रॉक है
उससे कम साइज का जो रॉक है वहाँ यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर में जो है ये ब्रोकन स्टोन पासिंग थ्रू 37.5 mm का जो रॉक है, इससे कम साइज का जो रॉक है हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। उसका जो थिकनेस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सरफेस कोर्स विद स्टोन पासिंग थ्रू 1.9 mm, वो सबसे ऊपर में सरफेस कोर्स होगा। ये 4.5 मीटर का है, इसका 25 सेंटीमीटर थिकनेस हो गया। तो इधर इसको ड्रेन से जोड़ दिया गया है। तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया इसका। एक क्रॉस सेक्शन इस तरह का भी है। सब चीज एक ही टाइप का है। देखिए, सब बेस कंसिस्टिंग ऑफ कोर्स एंड, ये कॉम्पैक्टेड है। इसके बाद बेस कोर्स आ गया, इसके बाद लेयर ऑफ स्टोन, फिलर मटेरियल और पेमेंट सरफेस। ये इस विड्थ को हम लोग बोलते हैं, जो इसके बगल में जो ये विड्थ दिया हुआ है इसको शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं। अब आते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। सबसे पहले जब रोड बनना स्टार्ट हुआ, रोड का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले रोमन कंस्ट्रक्शन हुआ। रोमन कंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे पहले हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन सिविलाइजेशन, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन आपको बताया, लेकिन उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक हम कवर करा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। आप हमेशा इसको रिवीजन करते रहिए, हमेशा जब क्वेश्चन पढ़िए तो ये सब माइंड में आपका होना चाहिए। हम ये क्वेश्चन पढ़े, रोड का क्वेश्चन पढ़े, WBM रोड, तो उससे पहले क्या था, रोमन सिविलाइजेशन था। WBM रोड का जो क्रॉस सेक्शन होता है क्या होता है, ये सारा चीज हमको जानना होगा। तो रोमन कंस्ट्रक्शन में जो ये रोमन सिविलाइजेशन के समय हुआ था। अब इसमें एक टर्म आता है कर्व। कर्व क्या होता है? कर्व जो होता है ये पेवमेंट होता है, जिसपे कि व्हीकल्स मूवमेंट करता है, जो कि रोड का विड्थ को हम लोग पेवमेंट विड्थ बोलते हैं। तो ये पेवमेंट हुआ पूरा, और ये क्या है, फुटपाथ। ये दोनों को जो अलग करेगा, ये दोनों को जो अलग करेगा, ये फुटपाथ है तो दोनों को जो अलग करेगा, ये फुटपाथ है, दोनों को अलग करेगा, उसको क्या बोलेंगे, कर्व। तो कर्व इज द सेपरेटर बिटवीन पेवमेंट एंड फुटपाथ। इट प्रोवाइड लैटरल सपोर्ट टू द पेवमेंट। ये क्या करेगा, लैटरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पेवमेंट को। तो रोमन सिविलाइजेशन में क्या हुआ था, कर्व प्रोवाइड किया गया था और पेवमेंट इन नंबर ऑफ लेयर्स में प्रोवाइड किया गया था। देखिए, ये सब क्या था, जितना भी पहले रोड बनता था उसमें क्या था कि बड़ा बड़ा जो पत्थर है वो नीचे में रख देते थे, ताकि जब उस पे व्हीकल्स चले तो नीचे इस टाइप का सोचते थे। और ऊपर में भी बड़ा बड़ा पत्थर डाल देते थे, बीच में स्टोन विथ लाइम स्टोन, कंक्रीट और ड्रेस्ड स्टोन डाल दिए, छोटा छोटा पीस डाल दिए। इस तरह करके रोड तैयार किया जाता था उस समय। तो उसका ड्रॉबैक क्या था कि कोई भी क्रॉस स्लोप प्रोवाइड नहीं किया गया था। क्रॉस स्लोप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ड्रेनेज कहाँ से होगा, पानी आएगा तो सीधे सीपेज करके अंदर की तरफ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, रोड खराब होने का जल्दी चांसेस रहेगा। नो ड्रेनेज सिस्टम, लार्ज फाउंडेशन स्टोन इन द बॉटम, ये क्या है, इसका ड्रॉबैक्स है, ठीक है। तो इसके बाद जो रोड आया वो आ गया आपका ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आफ्टर रोमन सिविलाइजेशन के बाद क्या आ गया, ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन का रोड आ गया। ये फ्रांस में सबसे पहले बनना स्टार्ट हुआ। इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ, उससे जो रोमन सिविलाइजेशन में जो रोड बन रहा था इसमें साइड ड्रेनेज प्रोवाइड किए। देखिए, ये रोड है, ये रोड का आपका विड्थ है, पेमेंट विड्थ है, तो इसमें साइड ड्रेन भी, मतलब यहाँ से पानी बह के इधर आएगा, साइड ड्रेन में चला जाएगा। जो क्रॉस स्लोप है ना वो टॉप लेयर में हम प्रोवाइड किए। क्रॉस स्लोप जो है वो टॉप लेयर में हम प्रोवाइड किए, ठीक है। नो ड्रॉबैक्स क्या है इसका, नो क्रॉस स्लोप इन लोअर लेयर में कोई क्रॉस स्लोप नहीं है। लार्ज फाउंडेशन स्टोन इसमें भी यूज हुआ नीचे में। इसके बाद ड्रेस स्टोन विथ लाइम, फिर इसके बाद लाइम कंक्रीट हम लोग यहाँ पे कर दिए। तो इस तरह का ट्राइसागेट कंस्ट्रक्शन में होता था। अब आते हैं तीसरा नंबर, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन आया। टेलफोर्ड ने रोड कंस्ट्रक्ट किया वो अपने हिसाब से। तो इसमें भी क्या था कि लार्ज स्टोन जो है, फाउंडेशन स्टोन यूज हुआ, और इसमें जो नीचे में है लार्ज स्टोन यूज किया, ठीक है। बड़ा बड़ा पत्थर डाल दिया ताकि मिट्टी मेरा जो है इधर से उधर हिले नहीं, इस तरह का सोच से। ये आपका कर्व हो गया। ये नीचे में सब प्रिपेयर किया हुआ है, सबग्रेड हो गया। इसके बाद ड्रेस स्टोन है, छोटा छोटा पीस है। लाइम कंक्रीट किया और वेयरिंग सरफेस किए, जैसे कि बिटुमिन डाल के। तो इसका फीचर्स क्या होगा, इसमें भी साइड ड्रोन प्रोवाइड किए, लेकिन जो क्रॉस स्लोप है वो सभी लेयर में क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया गया, सभी लेयर में। बट सबग्रेड वाज फ्लैट, जो ये सबग्रेड है उसको सिर्फ फ्लैट छोड़ दिया, और बाकी सभी लेयर में हम लोग क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किए। इसका भी ड्रॉबैक्स क्या है, लार्ज फाउंडेशन स्टोन जो है वो बॉटम में प्रोवाइड किया। चौथा नंबर में जो इम्प्रूव्ड वर्जन आया है वो क्या आ गया, मेकाडम कंस्ट्रक्शन, जो कि इंग्लैंड में सबसे पहले बनना स्टार्ट हुआ। ये पहला एक मेथड था जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच पे था। मेकाडम कंस्ट्रक्शन जो एक पहला मेथड था जो कि एकदम साइंटिफिकली सोच के बनाया गया। इसमें क्या किया कि बनाया गया है, किस टाइप का, लेयर वाइज लेयर बनाया गया। इसमें फाउंडेशन जो स्टोन है, बड़ा बड़ा जो पत्थर है, इसको यूज नहीं किया गया। इसमें सबसे पहले सबग्रेड तैयार किया गया, उसके बाद सब बेस लेयर प्रोवाइड किया गया, इसके बाद बेस लेयर, इसके बाद सरफेस कोर्स, ठीक है। आप इतना ही याद रखिएगा, सबग्रेड, सब बेस, बेस और सरफेस। सबग्रेड,
सब बेस, बेस और सरफेस फोर्स। तो जॉन मैकडम जो है वो पहला आदमी था जो कि सजेस्ट किया कि जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन है वो नहीं होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड टू प्लेस एट द बॉटम द सजेस्टेड टाइप ऑफ मटेरियल एज पर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। उसने क्या बोला कि जो सबसे ऊपर वाला लेयर डाल रहे हैं, रोड का जो सबसे ऊपर वाला लेयर डाल रहे हैं, उसका सीवियर वैल्यू वो नीचे वाले लेयर की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए, इसके अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए, इसका अपेक्षा, मतलब यहाँ पे ऊपर के अपेक्षा अगर हम कम स्ट्रेंथ का भी सॉइल यूज करते हैं, कम सीवीआर का भी सॉइल यूज करते हैं तो चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे कम ही वाला यूज करेंगे, यहाँ पे ज्यादा वाला, लेकिन बराबर वाला भी यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा वाला ही, इसमें अच्छा सॉइल नहीं डालना चाहिए। अभी रेलवे में कंस्ट्रक्शन होता है तो नीचे में क्या होता है, नीचे में मिट्टी डालते हैं जो कि SQ1 सॉइल होता है, SQ1 सॉइल होता है, नीचे में SQ1 भी डाल देते हैं, लेकिन ऊपर में हम लोग ब्लैंकेट मटेरियल डालते हैं। ऊपर में सबसे ऊपर टॉप लेयर में 400 mm में हम लोग ब्लैंकेट लेयर डालते हैं, जो कि आपका अच्छा टाइप का सॉइल S3 ग्रेड का, जिसका कि सीबीआर वैल्यू बहुत ज्यादा हो, 25 से ज्यादा हो। ठीक है, S2 या फिर S3 SQ3 सॉइल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, या इसका जो है सीबीआर वैल्यू ज्यादा होता है, और इसमें क्या करते हैं GSP ग्रेनुलर सब बेस मटेरियल भी हम लोग डालते हैं। तो ऊपर वाले में, फिर सॉइल नीचे वाले में आप जो है वो SQ1 सॉइल डालते हैं, इसमें GSB नहीं डालते हैं, नेचुरल सॉइल डालते हैं। तो इस तरह का अप्रोच से नीचे में C5 सॉइल देखिए, इसके बाद ग्रेनुलर सब बेस GSB जो छोटा छोटा पत्थर होता है वो डालेंगे, इसके बाद WM वेट मिक्स कंक्रीट, इसके बाद बिटुमिनस कंक्रीट हम लोग करके रोड बनाते हैं। As per macadam, a stronger material should be provided at the top layer and the weaker material should be provided at the bottom layer as per stress distribution. Hence, large foundation stone should not be provided. स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नीचे में जाके वो पूरा एरिया में स्प्रेड करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अब नीचे में ऐसा नहीं है कि वीकर मटेरियल मतलब पूरा पुअर मटेरियल ही ना, इसको कंपैक्ट करते हैं हम लोग। कंपैक्ट करने के बाद क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ आता है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये मैकडम कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बियरिंग ऑफ अ लिंटल इज, लिंटल का बियरिंग कितना होता है? तो लिंटल का जो बियरिंग होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा A 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम, देखिए लिंटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिंटल हो गया, ये लिंटल हो गया, ये लिंटल हो गया। ओपनिंग के ऊपर में जो हम लोग बीम प्रोवाइड किए, ओपनिंग के ऊपर में चाहे डोर हो चाहे विंडो हो, उसके ऊपर में बीम प्रोवाइड किया ताकि ये ऊपर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर पाए। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लिंटल बीम। ठीक है, तो व्हाट इज अ लिंटल? अ लिंटल इज ए बीम placed across the opening like door, window. It is in a building to support the load from the structure above. The width of the lintel beam is equal to the width of the wall and the ends of it is built into the wall. Lintels are classified based on their material of construction. Material के ऊपर में classify होता है। अब bearing क्या होता है lintel का? The bearing provided should be of the minimum of the following three cases. एक हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, दूसरा हाइट ऑफ द बीम, और तीसरा 1/10 to 1/12 ऑफ द स्पैन ऑफ द लिंटल। जितना भी स्पैन है लिंटल का, जैसे ये है तो यहाँ पे इसका स्पैन जो है ये है, तो 1/10 इंटू स्पैन टू 1/12 इंटू स्पैन करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, बियरिंग इसका निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 10 सेंटीमीटर, और इस आंसर जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम पूछे थे आपसे कमेंट में कि क्या होगा। तो द कलर ऑफ द लाइट यूज्ड फॉर द विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज, द कलर ऑफ लाइट, द कलर ऑफ द लाइट यूज्ड फॉर द विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग। फॉग के समय हम लोग कौन सा कलर यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, येलो कलर। येलो कलर जो होता है वो उसका वेवलेंथ जो होता है लॉन्गेस्ट होता है। वेवलेंथ जो होता है, वैसे तो रेड एंड ऑरेंज का वेवलेंथ ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग येलो यूज करते हैं इसलिए क्योंकि जो कलर रेड है वो ऑलरेडी ब्रेक लाइट के लिए यूज होता है, इसलिए हम लोग येलो को विजिबिलिटी के लिए यूज नहीं करते हैं। एंड स्टॉप लाइट के लिए भी जो है वो रेड कलर यूज होता है। और ऑरेंज कलर जो है वो थोड़ा सा जो है वो रेड के साथ थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए हम लोग ऑरेंज कलर को भी यूज नहीं करते। इसका भी वेवलेंथ ज्यादा होता है, रेड और ऑरेंज का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसके बाद जो आता है येलो आता है, तो इसलिए हम लोग येलो यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी इज। तो लो वर्केबिलिटी के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो लो वर्केबिलिटी के लिए हम लोग वीबी टेस्ट करते हैं। देखिए वर्केबिलिटी क्या होता है, द एज विथ विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड प्लेस्ड और ट्रांसपोर्टेड। वर्केबिलिटी क्या होता है, वर्केबिलिटी द एज with which concrete can be mixed, placed and transported। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्केबिलिटी बोलते हैं। मतलब कितना आसानी तरीका से हम लोग कंक्रीट को हैंडल कर सकते हैं, कितना आसानी तरीके से उसको मिक्स कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसी को वर्केबिलिटी कहते हैं। तो वर्केबिलिटी अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसका डिफरेंट मेथड है। एक होता है स्लम्प टेस्ट होता है, स्लम्प टेस्ट, ठीक है। इसके बाद होता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है। इसके बाद होता है आपका वीवी टेस्ट होता है। इसके बाद आपका फ्लो टेबल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये पूरा टेस्ट है इसमें। तो वीवी टेस्ट जो होता है, इसका जो यूनिट होता है वर्केबिलिटी का, वो सेकेंड होता है, ठीक है। और कंपैक्शन फैक्टर का यूनिटलेस होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो mm में होगा, स्लम्प का जो वैल्यू होगा वो mm में होगा। तो वीवी जो टेस्ट होता है सेकेंड है, ये कम वर्केबिलिटी, मतलब जिसका वर्केबिलिटी कम है, समझिए कि किसका वर्केबिलिटी कम होगा, पानी जैसा अगर जो कंक्रीट होगा उसका वर्केबिलिटी कम होगा तो वो वीवी टेस्ट करता है। अब इसका सारा टेस्ट जो है वो कंक्रीट में पढ़ना है, तो इसको भी हम यहाँ पे नहीं किए हैं। लेकिन एक चीज आप ये याद रखिएगा कि जो वीवी डिग्री है, जो सेकेंड में हम लोग डिनोट करते हैं, वो आपका मॉइस्ट अर्थ के लिए 40 से लेके 25 से मतलब 25 से लेके 40 सेकेंड तक होता है उसका नंबर ऑफ वीवी डिग्रीज। इसका होता है 20 से 15 से 10, 20 टू 15 से 10 हो जाएगा। ड्राई का 10 से 7.5 होगा। मॉइस्ट अर्थ में क्या गया, पार्टिकल्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन द कंक्रीट आर एडहेसिव बट कंक्रीट डज नॉट क्लॉट, रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसमें आ जाएगा। सिंपली आप ये याद रखिए कि जो वीवी टेस्ट होता है, इसको हम लोग सेकेंड में, मतलब इसका टेस्ट जो होता है उसमें क्या करेंगे, कौन रखेंगे, इसमें कंक्रीट डालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको डाल के इसके बाद इसमें प्लेस करेंगे, इसके ऊपर प्लेस करने के बाद इसको थोड़ा सा उठा के छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद देखेंगे कितना देर में, कितना सेकेंड में ये उस पूरा स्प्रेड कर जा रहा है। उसी को हम लोग जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग वीवी टाइम से डिनोट करते हैं। तो जितना ज्यादा पानी जैसा कंक्रीट होगा तुरंत स्प्रेड करेगा, 1 सेकंड में ही स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वीवी टेस्ट जो होता है वो लोअर कैलिविटी के भी यूज होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एक्सप्रेसेस इट्स। पिछला जो क्वेश्चन है 17, उसमें वर्केबिलिटी के लिए जो स्लम्प कोन कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो होता है वो बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम डिटेल में बाद में बताएंगे, इसमें नहीं हम इंक्लूड किए हैं। डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एक्सप्रेस, तो डेंसिटी इंडेक्स इसको हम आईडी से नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम वॉइड रेशियो होता है, और ई मिनिमम जो होता है वो मिनिमम वॉइड रेशियो होगा, ठीक है। और जो ई होगा वो नेचुरल वॉइड रेशियो होगा। तो देखिए यहाँ पे ई में इसका एक और फॉर्मूला लेके हैं, आई डी इक्वल्स टू 1 बाई गामा डी मिनिमम माइनस 1 बाई गामा डी डिवाइडेड बाई 1 बाई गामा डी मीन माइनस 1 बाई गामा डी मैक्स। देखिए ई मैक्स को 1 बाई गामा डी मीन लिखा हुआ है। गामा डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। मतलब यहाँ पे जो गामा डी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई का, मतलब ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा गामा डी का, ठीक है। मतलब गामा डी अगर मैक्सिमम होगा तो ई क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर गामा डी मिनिमम होगा तो ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के केस में हम गामा डी मिनिमम वैल्यू लिए हैं, और मिनिमम के केस में गामा डी मैक्स वैल्यू लिए हैं, और यहाँ पे ई के जगह पे 1 बाई गामा डी यूज किए हैं। तो ये आपका डेंसिटी इंडेक्स हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का वैल्यू डिपेंड करता है। सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और जियोटेक्निकल फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेबल से क्वेश्चन बराबर पूछता है। रिलेटिव डेंसिटी अगर 0 से लेकर 15 तक है तो वो सॉइल जो है वो वेरी लूज कॉम्पैक्ट है। 15 से लेकर अगर 35% तक है तो वो लूज है। 35 से 65 है तो मीडियम है, और 65 से 85 है तो डेंस है, और 85 से 100 है तो वेरी डेंस है।
इसमें एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू लेस देन 28 होता है, इसमें 28 से 30, 30 से 36, 36 से 31 और 41। ये आप याद रखिएगा कि 0 से 15, सिर्फ आप यही डाटा याद रखिएगा। 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, 85 से 100। वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस और वेरी डेंस। तो ये सारा चीज आप याद रखिएगा। इसे क्वेश्चन पूछता है, ये ऐसा नहीं है कि इसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसे क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस बार एकदम जी जान लगा दीजिए, इस बार वैकेंसी में एक सीट अपना पक्का करना ही करना है। ठीक है, आपको उस तरीके से तैयारी करना है। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ सिंपल supported beam having uniformly distributed load on the entire span will be। मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होगा? ठीक है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स जो होता है वो ऑलवेज सपोर्ट पे होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सपोर्ट। देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे यूडीएल लोड लग रहा है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे यूडीएल लोड लग रहा है। तो ये जो पूरा लोड लग रहा है, टोटल लोड का जो वैल्यू होगा, टोटल लोड का जो वैल्यू होगा W इंटू एल होगा। टोटल लोड का जो वैल्यू होगा W इंटू एल होगा। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो रिएक्शन कितना आएगा? WL/2 आएगा और WL/2 आएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये बीम है, ये बीम है, ठीक है, यहाँ पे यूडीएल लोड लग रहा है W, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पूरा एल हो गया। तो समेशन ऑफ फोर्सेस एट समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए पॉइंट पे 0 करेंगे मूवमेंट, तो आर बी इंटू एल, यहाँ पे आर बी रिएक्शन लग रहा है, तो आर बी इंटू एल इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एल/2 हो जाएगा। फोर्स W इंटू एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिड पॉइंट पर लगेगा, तो इसलिए WL/2 हो जाएगा। तो RB का वैल्यू क्या हो जाएगा? WL/2 आ जाएगा। उसी तरह RA प्लस RB क्या होगा? RA प्लस RB इक्वल्स टू W इंटू एल, तो RB का वैल्यू क्या हो जाएगा? WL माइनस WL/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा WL/2, RB हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे WL/2 हो गया, यहाँ पे WL/2। अब जिस भी पॉइंट पे आपको अगर शियर फोर्स निकालना है, इस पॉइंट पे आपको शियर फोर्स निकालना है, तो स्लाइटली इसके इधर आ जाइए, एकदम एक जो 0.00001 होता है वो इसके इधर आ जाइए, 1 मीटर के इधर आ जाइए। अब इसके जिस भी पॉइंट पे आपको शियर फोर्स निकालना है, या तो आप उसके लेफ्ट देखिए या फिर राइट देखिए, एक ही तरफ देखना है, ये नहीं कि दोनों तरफ देखना है। अगर आप लेफ्ट देखते हैं, लेफ्ट में जितना भी फोर्सेस आ रहा है उसको समेशन करेंगे तो वो शियर फोर्स आएगा। तो हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं शियर फोर्स, तो इस पॉइंट पे शियर फोर्स निकाले तो हम लेफ्ट की तरफ ही देखेंगे, तो लेफ्ट की तरफ एक ही फोर्स दिख रहा है WL/2, ठीक है, तो एक ही तरफ फोर्स दिख रहा है, तो यहाँ पे हम WL/2 डिनोट कर दिए, मतलब एक लाइन यहाँ पे WL/2 का खींच दिया। अब ये माइनस में इसलिए है कि हम मान लें कि लेफ्ट वाले में जो ऊपर का वैल्यू है वो हम माइनस में लेंगे, तो यहाँ पे WL/2 डिनोट कर दिए। अब उसी तरह आप इधर आइएगा, यहाँ पे आप कर रहे हैं L/2 पे कर रहे हैं, L/2 पे अगर आप कर रहे हैं, L/2 पे अगर आप लेफ्ट में देख रहे हैं, L/2 के मतलब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट देख रहे हैं, तो लेफ्ट में कितना फोर्स आ रहा है? एक तो ये WL/2 आ रहा है, एक फोर्स हम क्या बोले थे कि जिस भी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है उसके या तो लेफ्ट देखिए या फिर राइट देखिए। लेफ्ट देख रहे हैं, जितना भी फोर्सेस आ रहा है उसका एल्जेब्रिक सम कर दीजिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो वो हो जाएगा आपका शियर फोर्स। तो इस पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है, तो इसके इधर WL/2 लग रहा है और ये पूरा लग रहा है, ये पूरा लग रहा है, ये पूरा कितना है? ये पूरा जो है W इंटू L/2 लग रहा है, फोर्स, मूवमेंट नहीं, फोर्स सिर्फ WL/2 लग रहा है और ये WL/2 लग रहा है। मतलब WL/2 ये एक तो ऊपर लग रहा है और ये जो WL/2 है ये नीचे लग रहा है, दोनों WL/2 ही है, दोनों WL/2 ही है, तो दोनों WL/2 है, तो एक प्लस है और एक माइनस है, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे शियर फोर्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे WL/T आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा है। यूडीएल के केस में हम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन डिनोट करते हैं यूडीएल केस में। उसी तरह यहाँ पे भी निकालिए तो WL/2 आएगा, राइट में देखिएगा तो, ठीक है, राइट में देखिएगा तो WL/2 आएगा, तो यहाँ पे WL/2 प्लेस कर दिए, इसके बाद इसको डिनोट कर दिए। तो ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया। सपोर्ट पे मैक्सिमम हो रहा है तो सपोर्ट हो जाएगा इसका आंसर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका होता है पाराबोला और इसका वैल्यू हो जाएगा WL²/8 होता है। यहाँ पे WL²/2 नहीं होगा, यहाँ पे WL²/8 होगा, वैल्यू आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। 20 क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड टू रिमूव। तो
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर जो होता है वो कहाँ पे क्या रिमूव करता है, तो ड्राई पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम गैस स्ट्रीम, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसको रिमूव करता है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर यूज होता है पावर प्लांट में, आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर यूज करता है। पावर प्लांट में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पावर प्लांट में, कोयला से हम लोग क्या करते हैं बिजली प्रोड्यूस करते हैं, कोयला से नेशनल थर्मल पावर प्लांट में कोयला से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले कोल जो है वो कोल हैंडलिंग प्लांट में आता है, सबसे पहले जो है कोल जो है वो कोल हैंडलिंग प्लांट में आया, वहां से वो कन्वेयर बेल्ट से होते हुए क्रशर में गया, क्रश कर दिया, क्रश करके छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट कर दिया। वो क्रश करके जैसे ही छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट कर दिया, अब हम इसको क्या करते हैं बॉइलिंग करते हैं। बॉयल करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर जो होता है वो इसको क्या कर देता है, वो नीचे की तरफ गिरा देता है। वो फ्लाइस के रूप में, फ्लाइस के फॉर्म में नीचे की तरफ गिरा देता है, और जो बाकी जो इसका धुआं होता है वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाता है ऊपर में। क्या कोल हैंडलिंग कोल प्लांट में जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट होता है वो कोयला से वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस क्रम में जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। एटमॉस्फेयर में हम डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर नहीं रहता और डायरेक्टली हम लोग यूज करते तो क्या होता है कि आपके फेफड़े पे जो इसका फ्लाइस है वो आके चिपक जाता है, ठीक है। तो इससे बहुत ही ज्यादा हेल्थ को खराबी करता है। तो कोई भी पावर प्लांट होता है ये सब होता है, तो ये गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करता है कि पोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर होता है, जो उसमें का छोटा छोटा कण होता है उसको फ्लाइस होता है उसको क्या करता है, सोख के इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर वो नीचे की तरफ गिरा देता है। तो क्या करता है, रिमूव करता है, ड्राई पर्टिकुलेट मैटर रिमूव करता है। इसके बाद क्या करता है, बॉइलिंग होने के बाद हम लोग इसको टरबाइन में ले जाते हैं स्टीम के फॉर्म में। टरबाइन में जाके क्या होता है, टरबाइन घूमता है मतलब मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होता है, उसको जनरेटर लगा के हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। यही आपका पावर प्लांट का एक वर्क हो गया। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर इस टाइप का होता है, एक यूनिट बना रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर, इस टाइप का हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर क्या है, इट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कलेक्शन डिवाइसेस फॉर पार्टिकुलेट्स। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर particulate collection device that removes particle from flowing gases stream such as air using the force of an induced electrostatic charges। ये पार्टिसिपेटर जो ESP होता है, इसको हम ESP से ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर कैन बी ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड पावर रिक्वायरमेंट इज लो। इसका जो पावर रिक्वायरमेंट होता है वो लो होता है। ये एक टाइप का फिल्टर है, यूजेज एज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू रिमूव सूट्स एंड एस फ्रॉम द एग्जॉस्टेड फ्यूम्स बिफोर द एग्जिट ऑफ स्मोक स्टैक्स, ठीक है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि पर्टिकुलेट जो मैटर होता है, जो फ्लाइस होता है, वो सब जब कोयला क्रश होके बॉयल होके जब बाहर निकलता है स्टीम में जाता है तो वो उसको एक चिमनी से तो उसका धुआं ऊपर की तरफ पूरा चला जाता है, और जो उसमें का जो पार्टिकल्स होता है वो बाहर की तरफ एग्जॉस्ट हो जाता है, बाहर की तरफ कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर। तो ऐसा काम है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो यूनिट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर का यूनिट है। यहाँ पे ये चिमनी हो गया जो ऊपर में धुआं निकाल रहा है, और यहाँ से जो बॉयलर के थ्रू बाकी जो कण है वो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर में होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर का नेशनल थर्मल पावर प्लांट में, तो ये इसका यूज हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर करके बताइए कि लेसिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू फ्लो, इसका आंसर क्या होगा, आप जरूर कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताना है, विथ एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट करना है कि लेसिस थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है, किस टाइप के फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, PDF मिलेगा उसमें जाके, ठीक है, PDF मिलेगा। तो और चैनल पे फर्स्ट है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो थोड़ा हो सके तो शेयर कीजिए ताकि हम और ज़्यादा कंटेंट आप लोग के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।